Hello everyone, myself Harsh Kumar, student of BSc Chemistry Honours first year. This is my presentation on topic intermolecular forces under unit structure and bonding. So we will start from a very basic point. What is a chemical bond? The force of attraction which binds the constituent particles such as atoms, ions, etc. together in a chemical species is called chemical bond. ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक मॉलिक्यूल में या एक केमिकल स्पीसीज में एटम्स या आयंस को बाइंड करके रखते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं. नाउ व्हाट आर द काजेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन? So as we know, it is a basic fact that everything in the universe wants to get stabilized. हर चीज़ यूनिवर्स में अपने आप को स्टेबल करना चाहती है. इसके दो तरीके हो सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी और बाय एक्वायरिंग G18 ग्रुप 18 एलिमेंट लाइक फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. इसका एक तरीका है अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करके स्टेबल होना, या फिर एक तरीका है ग्रुप 18 एलिमेंट्स की तरह अपना फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेना. अब ग्रुप 18 की तरह फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम और डिफरेंट एटम्स, अपने ही स्पीसीज़ के सिमिलर एटम्स के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना, और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना. अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाट इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स. जब एक या सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जब H और H दो हाइड्रोजन एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. वो अपना ऑक्टेट तो नहीं है यहाँ पे, पर अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिससे उनका आउटो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है. जो दूसरे टाइप का बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स leads to the formation of coordinate bond. जब इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल शेयर होता है एटम्स के बीच में तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और गेन और लॉस की वजह से आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. व्हाट इज़ ए आयोनिक बॉन्ड? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस टाइप के बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. जैसे जब NaCl का मॉलिक्यूल बनता है तो NaCl के बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड होता है. Now we will learn about intermolecular forces. What are intermolecular forces? The attractive or repulsive force in between atoms or molecules except covalent, coordinate, ionic and metallic bonds are called intermolecular forces. कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. इनके अलावा जितने भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर आते हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस. इनको वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस. देयर आर many types of van der Waals forces. The first one is dispersion forces. What are dispersion forces? The weak induced dipole attraction in between the isolated atoms is called dispersion force. ये वीक इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि नॉन पोलर एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है, आइसोलेटेड एटम्स की बात करें हम यहाँ पे, उसको डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्स.
इस फोर्स के बारे में सबसे पहले हमें फ्रिट्ज लंडन के नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट ने बताया था। सो इस फोर्स का नाम लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। तो आप जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, जब दो एटम्स दूर होते हैं तो यहाँ पे वो नॉन पोलर तरीके से दिखाए गए हैं, क्योंकि उनमें पहले से कोई डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो सिमिट्री है वो सिमिट्रिकल है, अनसिमिट्रिकल नहीं है। पर जब वही दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या इतने पास आ जाते हैं कि उनकी इंटरेक्शन हो सके, तो वहाँ पे एक डिस्टोर्टेड क्लाउड बन जाता है, जो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिमिट्री को डिस्टर्ब कर देता है। इस प्रकार दोनों मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में इंड्यूस डाइपोल यानी कि डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा होती है और इसको कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस of induced dipole type. It is very weak bond and it can exist in between every molecule. ये बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है और ये किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। These attractive forces are inversely proportional to the sixth power of the distance in between the interacting species. That is, dispersion force is directly proportional to 1 by r raised to power 6. ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और इसलिए ये डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं। और वेरी कैसे करते हैं? जो डिस्टेंस की पावर 6 होती है उसके साथ इन्वर्सली वेरी करते हैं। दे एक्ट ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये बहुत छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर ही एक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये वंडरवाल फोर्सेस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ साइज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. This van der Waals forces of attraction depends upon the size, or we can say surface area of the atom. That is, more the surface area, more will be the magnitude of van der Waals forces and vice versa. इसका मतलब van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साइज या उसके सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा van der Waals फोर्सेस का। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। On moving down the group 18 elements, size or we can say surface area of the atom increases and thus the magnitude of van der Waals forces of attraction increases. जैसा कि हम एग्जांपल में डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले दो हीलियम के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं और उनके बीच में van der Waals फोर्सेस दिखाए गए हैं। क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत कम है इसलिए van der Waals फोर्सेस भी बहुत वीक हैं यहाँ पे। दूसरा हम देख सकते हैं जो दो जीनोन के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, जीनोन गैस होती है, नोबल गैस हैं दोनों, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम्स के बीच में जो मैग्नीट्यूड है van der Waals फोर्सेस का वो बहुत ज़्यादा होगा। ड्यू टू दिस रीजन एज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. Now we can see in the another example, on moving down the group 17 elements, size or surface area of the elements increases and thus the magnitude of van der Waals forces of attraction increases. As a result, we can conclude that Fe2 and Cl2 are gases, Br2 is liquid, while Al2 is solid. This means fluorine and chlorine exist as gas, bromine exists as liquid, while iodine exists in solid form. Now we can see in the uh, figure that the atom or molecule of fluorines are very small in size and have less surface area, due to which the magnitude of van der Waals forces between the two molecules is of very low magnitude. In another diagram we can see that two iodine molecules are shown. They have very large surface area or size and hence they have large magnitude of van der Waals forces, so they exist as solid. Now similarly, on moving down the group 16 elements, size or we can say surface area of the atoms increases and thus the magnitude of van der Waals forces of attraction increases. ऐसे ही जब हम ग्रुप 16 की बात करते हैं तो उसमें भी एलिमेंट्स का साइज़ जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है और इसीलिए उनके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस भी बढ़ता है। अब इसी से हम समझेंगे कि ऑक्सीजन
गैस की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और सल्फर सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, पहले डायग्राम में, कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और दूसरी तरफ भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, पर दोनों का सरफेस एरिया बहुत कम है। इसकी वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स, वंडरवाल फोर्सेज हैं, वो बहुत वीक हैं, इसलिए ऑक्सीजन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। जबकि हम देख सकते हैं जो सल्फ़र का कंपाउंड मॉलिक्यूल है S8, उसमें उसका डायग्राम बनाया हुआ है। दोनों के बीच में जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए जो सल्फ़र है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हम आगे देख सकते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में भी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, size and surface area of the atom increases and thus the magnitude of van der Waals forces increases। जैसे ही हम ग्रुप 15 में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटम्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है और उनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ होता है, इसीलिए उनका मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस भी इंक्रीज़ हो जाता है। यही रीज़न है N2 गैस में क्यों एग्जिस्ट करती है और P4 सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गिवन हैं, जिनका सरफेस एरिया बहुत कम है, या कह सकते हैं साइज बहुत छोटा है, इसलिए दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्सेस बहुत वीक हैं, इसलिए नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हम देख सकते हैं कि पी फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए P4 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस के बारे में, जिसका नाम है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। व्हाट आर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस? द फोर्सेस which act in between the molecules having permanent dipole and the molecules having no dipole or induced dipole are called dipole induced dipole forces। ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो एक मॉलिक्यूल जिसमें पहले से डायपोल प्रेजेंट हो और एक मॉलिक्यूल जिसमें पहले से डायपोल ना प्रेजेंट हो, या फिर आगे जाके इंड्यूस किया जाए डायपोल, उस फोर्सेस को कहते हैं इंड्यूस डायपोल और डायपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं जिसमें एक में पहले ही पोलैरिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, या कह सकते हैं उसमें डायपोल प्रेजेंट नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल इंड्यूसेस द डायपोल इन द अदर मॉलिक्यूल, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में पहले से डायपोल प्रेजेंट होता है, जब दोनों मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल एंड नॉन डायपोल इंटरेक्ट करते हैं, तो जिस मॉलिक्यूल में डायपोल होता है और वो इंड्यूस कर देता है डायपोल जिस मॉलिक्यूल में पहले से डायपोल प्रेजेंट नहीं था। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, एक नॉन डायपोल हैविंग मॉलिक्यूल जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के डायपोल प्रेजेंट होने के कारण उस मॉलिक्यूल में भी डायपोल इंड्यूस हो जाता है और चार्ज की पोलैरिटी आ जाती है। दिस अट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर दैन लंडन फोर्सेस। दीज attraction forces are inversely proportional to the sixth power of distance between two interacting molecules, that is induced dipole force is directly proportional inversely proportional to 1 by r raised to power 6। ये फोर्सेस लंदन फोर्सेस से ज़्यादा पावरफुल होते हैं या ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। ये भी लंदन फोर्सेस की तरह डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, और डिपेंड इस तरह करते हैं कि df is inversely proportional to 1 by r raised to power 6। Cause of solubility of noble gases in H2O और water along the group 18। अब हम इस कंसेप्ट के थ्रू बताएंगे कि नोबल गैसेस का सोलिबिलिटी का पानी के अंदर जाने का क्या राज है। So cause of solubility of noble gases in H2O are following। On moving down group 18, the size of noble gas goes on increasing, so the distortion of valence electron cloud of noble gas by H2O molecule or water molecule increases down the group, that is dipole induced dipole interaction goes on increasing as we go down the group, hence the solubility of group 18 elements or noble gases in H2O or water molecule goes on increasing down the group। So
हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप 18 में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटम्स का साइज़ या मॉलिक्यूल्स का साइज़ बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है नोबल गैसेस का, वो और ज़्यादा डिस्टोर्टेड होता जाता है जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। पहले एक छोटा मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिसमें वीक इंड्यूस्ड डायपोल और डायपोल अट्रैक्शन है। ये मॉलिक्यूल छोटा है, इसका सरफेस एरिया कंपेरेटिवली कम है, इसलिए जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो फोर्सेज होती हैं वो वीक इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की होती हैं। पर जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वैसे वैसे नोबल गैसेस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और इसीलिए जो नीचे दिया गया मॉलिक्यूल है वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज़ का है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसमें डायपोल ज़्यादा इंड्यूस होता है, ज़्यादा पोलैरिटी आती है, इसीलिए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप का होता है। इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी है नोबल गैसेस की वो वाटर में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे इंक्रीज होती चली जाती है। Now we will learn about third type of van der Waals forces, which is dipole-dipole forces or dipole-dipole interaction. The force which acts in between the molecules having permanent dipoles are called dipole-dipole forces or Kimson forces. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनमें पहले से डाइपोल या पोलैरिटी प्रेजेंट होती है उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन के थ्रू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। दिस अट्रैक्शन इज stronger than the London forces but weaker than the ion-ion interaction because only partial charge is involved. यह इंटरेक्शन लंदन फोर्सेस से ज़्यादा पावरफुल होता है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर यह आयन आयन इंटरेक्शन से कमज़ोर होता है क्योंकि यहाँ पे केवल पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व होता है, ना कि कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है। दीज अट्रैक्शन फोर्सेस आर ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁻³ और थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो देख सकते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तब भी उनमें पहले से पोलैरिटी या डाइपोल प्रेजेंट होता है। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं दोनों में परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसे ही डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। अब हम एक नोट पढ़ेंगे। द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल फोर्सेस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द H atom or hydrogen atom and the electronegative element is called hydrogen bond. ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाया जाता है। So now we will see how a hydrogen bond or hydrogen bonding occurs. Whenever a molecule containing a hydrogen atom linked to a highly electronegative atom such as fluorine, oxygen or nitrogen, this atom attracts the shared pair of electron more, and so this end of the molecule becomes slightly negatively charged while the other end, that is hydrogen end, becomes slightly positive. The negative end of the one molecule attracts the positive end of the other, and as a result of this electrostatic attraction, a weak bond is formed between them. This bond is called hydrogen bond. जब एक हाइड्रोजन एटम एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक हाइड्रोजन एंड पे यानी कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसे ही जब और ज़्यादा और मॉलिक्यूल्स के साथ ये मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है तो जो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड होता है वो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द सेकंड
मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव एंड ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन एटम को, जिसकी वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। इसे डॉटेड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है HX मॉलिक्यूल में, जहाँ पे X को हम नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन रख सकते हैं। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF दिखाए गए हैं, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, जहाँ पे एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है X के रूप में और एक हाइड्रोजन एटम उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी के साथ हमारा इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।